हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की पुस्तक हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली इसमें हम इन पॉइंट्स को टच करेंगे: मुगल्स, मराठा, निजाम, अवध, सिख, बंगाल और कुछ कुछ और। तो इस चैप्टर में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक गठन हो रहे थे उसके रूप स्वरूप क्या थे। यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था और नए राजनीतिक गठन कहने का मतलब हुआ कि मुगल्स के बाद मराठा और हैदराबाद का निज़ाम, अवध यानी कि लखनऊ जिसे बोलते हैं, और सिख का जो कुछ गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर और बाकी जो लोग इमर्ज हो रहे थे, उभर कर जो सामने आ रहे थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और बंगाल के भी कुछ शासकों, मुर्शिद कुली खान और बाकी आगे इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बुक की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना नोट्स की तरफ चलेंगे। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही एक मैप दिया हुआ है। इस मैप को देख सकते हैं, जो कि एक रॉ टाइप का मैप है। आजकल जो हम लोग मैप बनाते हैं भारत का, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो डॉट डॉट की जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये जो डॉट डॉट बनी हुई हैं, वो उस समय के भारत के बॉर्डर को दिखाती है, जो कि अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था और इधर बांग्लादेश के आगे तक फैला हुआ था। इसमें कुछ कुछ आप रेड में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पंजाब और दिल्ली के आसपास में सिख, और दिल्ली के पास में ही जाट, गुजरात यहाँ देख सकते हैं, मालवा, अवध यानी कि लखनऊ, मराठा, महाराष्ट्र और इधर बंगाल, इन राज्यों को, और सबसे बड़ा राज्य जो उस समय का था, हैदराबाद। इन सबको देख रहे हैं। इन्हीं के बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी, और इसके बाद, इन घटनाओं के बाद क्या हुआ कि जो बहुत विशाल साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, उसकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ, उनका बॉर्डर बदला। मतलब कि उनका जो क्षेत्र था उसमें विस्तार होने के बजाय उसमें और कमी हुई, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे अन्य राज्य जो हैं वो स्वतंत्र होते चले गए और मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। फिर आगे इसी में लिखा है कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 1765 यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1765 किस अर्थ में कहा जा रहा है इसको यहाँ देखेंगे, क्योंकि 1765 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हो चुकी थी 1761 में।
तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जब 1761 में हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश सत्ता ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद ये तय हो गया था कि अब भारत पे कब्जा अंग्रेज़ों का होगा। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही मैप है जिसमें कि बताया गया है कि ये मैप ये दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। मतलब पिछले कई सालों से, सैकड़ों सालों से स्थितियाँ एक जैसी थी, थोड़े बहुत परिवर्तन होते थे, कभी कभी बीच बीच में छोटे छोटे राज्य विद्रोह कर दिया करते थे जिसे बाद में दबा दिया जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी में बहुत कम समय में, अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बहुत तेज़ी से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई। कब? जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ये नाटकीय घटनाक्रम शुरू हुआ और 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई तक आते आते बहुत कुछ बदल गया था। तो ये हो गया ट्रेलर इस चैप्टर का, अच्छा खासा लंबा ट्रेलर हो गया। अब फटाफट हम लोग मेन कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। मतलब उस समय का जो मुगल साम्राज्य था और उसके बाद मुगल के बाद के लिए जो है क्या समस्याएं शुरू हुई, उसको यहाँ हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुगलों में सबसे सफल शासक अकबर रहा। तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अकबर के समय में ही मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ होगा, सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुगल साम्राज्य सबसे बड़े भूभाग पर, मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे विस्तृत क्षेत्र जो है मुगल साम्राज्य का, वो अकबर के समय में नहीं था, बल्कि वो औरंगजेब के समय में था। 1679 में जब अकबर ने दक्कन की तरफ रुख किया, जैसे कि अकबर के शासनकाल की खासियत थी कि वो दक्कन की तरफ कभी नहीं गया। दक्कन के राजाओं के साथ थोड़ा बहुत तालमेल बिठाते हुए वो अपना सत्ता बनाए रखा। अकबर का मुख्य क्षेत्र जो है वो फोकस का एरिया वो नॉर्थ इंडिया था, अफ़गानिस्तान तक पाकिस्तान का जो एरिया पड़ता उधर था। लेकिन औरंगजेब चूँकि बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक था, तो उसने अपने पैर जो है वो दक्षिण की तरफ यानी कि दक्कन की तरफ भी बढ़ाए, अभियान शुरू किया 1679 में। तो ये बहुत ही खर्चीला युद्ध था। सेनाओं को दक्कन की तरफ ले जाना और फिर उनको मेंटेन करना, लड़ना इतना आसान नहीं था। अकबर कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ही समझदार रहा कि उसने अपनी योजनाओं को ऐसा रखा कि ज़्यादा पैर नहीं फैलाए और अच्छे से वो अपना सत्ता बनाए रखा लंबे समय तक। फिर भी औरंगजेब तक तो ठीक था, दक्षिण की तरफ जब गया मुगल साम्राज्य तब तक ठीक था। लेकिन अंग्रेज़ के मरते ही औरंगजेब की मृत्यु होते ही चीज़ें बहुत तेज़ी से वर्ष से वर्ष होती चली गई, स्थिति और ख़राब होती चली गई।
और इस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। ये औरंगजेब के शासनकाल में ही ये होना शुरू हो गया था। हो क्या रहा था कि केंद्रीय सत्ता यानी कि मुगल कहाँ होते थे? दिल्ली में। तो दिल्ली से, आज भी राजधानी दिल्ली ही है भारत की, तो दिल्ली से देश के बाकी हिस्सों पर कंट्रोल रखना थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो गया, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत सारे छोटे छोटे राजा जो थे, वो नवाब जो थे और बाकी जो लोग थे, सूबेदार जो भी थे उस वक्त के, वो धीरे धीरे सशक्त होने लगे थे और ताकतवर होने लगे थे और धीरे धीरे वो मनमानी करना शुरू कर दिए थे। अब सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक है राजस्व और दूसरा है सैन्य प्रशासन। राजस्व को ही दीवानी बोलते हैं और सैन्य प्रशासन को फौजदारी। ठीक है, तो ये सूबेदार के रूप में जो मुगल दरबार में जो सूबेदार के रूप में जो लोग थे, वही दोनों काम किया करते थे। वो कौन लोग थे? मुगल दरबार के अभिजात वर्ग थे। ठीक है, सूबेदार के रूप में वो टैक्स कलेक्शन भी करते थे और सैनिकों को भी संभालते थे। इस तरह से वो दोनों कंट्रोल रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती चली गई। जैसे जैसे छोटे छोटे राजा जब ताकतवर बनने लगे, तो वो फिर धीरे धीरे जो टैक्स दिल्ली पहुंचता था, वो धीरे धीरे उसमें कटौती करने लगे और धीरे धीरे टैक्स कम आने लगा। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। किन किन एरिया की बात हो रही है? मेरा पेन कभी कभी परेशान करता है। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों, किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। उत्तरी और पश्चिमी, और उत्तरी पश्चिमी जब बोलेंगे तो क्या समझेंगे? उत्तर पश्चिम का इलाका वही अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो इलाका है। तो इस तरह से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई थी। अब हुआ ये कि ये जो विद्रोह होते थे वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होते थे। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। मतलब दोनों तरह की बातें थी यहाँ पर। कभी कभी जो सरदार होते थे लोकल, वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भी ये विद्रोह करते थे और कभी कभी ज़्यादा टैक्स होने की वजह से टैक्स न चुकाने के लिए उसका विरोध भी किया करते थे। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। इंटरेस्टिंग बात है कि अब जो ये विद्रोह हो रहा था, आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। सत्ता का जो दो केंद्र हुआ, राजनैतिक और आर्थिक, धीरे धीरे करके प्रांतीय स्टेट के सूबेदार, लोकल सरदार और जो भी बाकी ग्रुप्स थे उनके हाथों में जा रही थी
और औरंगजेब के जो बाद के जो शासक थे मुग़ल, वो इसको रोक नहीं पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए, वो चलता रहा सिलसिला। अब यहाँ पर एक लेखक ने मुग़ल साम्राज्य के दिवालियेपन के बारे में लिखा है, जिसमें कि बहुत सारी बातें की गई है कि वो भूखा रहना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहीं पर एक आता पॉइंट कि ये सब समस्याएं भारत में चल ही रही थी मुग़ल सत्ता के बीच। इसी आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच में ही ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ईरान के शासक नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो आंसर होगा 1739। तो 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट करके भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद एक और शासक आया अफ़गान का, अहमद शाह अब्दाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये भारतीय इतिहास का। ये भी लगातार आक्रमण करता रहा। उसने तो 1748 से लेकर के 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था और लूटपाट मचाया था। जब हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं और मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं, तो मध्यकालीन भारत में ख़ास तौर से जितने भी आक्रमण होते थे वो किसी और उद्देश्य से नहीं होते थे। उन आक्रमणों का मूल उद्देश्य होता था, या फिर कहें तो सबसे बड़ा उद्देश्य होता था, धन की लूट करना, संसाधनों की लूट करना। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी दी हुई है कि नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया। 60 लाख रुपये उस ज़माने में, 60 लाख रुपये आप इमेजिन कीजिए, 60 लाख रुपये, कई हज़ार सोने के सिक्के, 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, 50 करोड़ रुपये के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें लोगी। उस ज़माने में मध्यकालीन भारत में 50 करोड़ रुपये के गहने की वैल्यू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे तख्ते हाउस यानी कि मयूर सिंहासन, बहुत ही फेमस है मयूर सिंहासन, और अभी कहाँ, मेरे ख्याल से भी ये ब्रिटेन में है। ये सब सारी बातें चल रही थी, समस्याएं बढ़ती जा रही थी। अब इसमें और क्या हुआ कि साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो था ही। इसी बीच अभिजातों के विभिन्न समूहों ने पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना दिया। और ये जो अभिजात कहने का मतलब हुआ जो मुग़ल दरबार में जो लोग होते थे, वीआईपी लोग, वो चीज़ों को डील करते थे, वही लोग। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना दिया। अभिजात के 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे। जो अभिजात थे वहाँ पर वो 2 बड़े गुट में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी, ईरानी मूल के और तुर्की के। काफ़ी समय तक प्रवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुग़ल बादशाह फर्रुखशियर और आलमगीर की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। चलिए अब यहाँ पर हो जाता है हमारा जो ये चैप्टर है नए राज्यों का उदय। अब ये नए राज्य कौन कौन से हुए, शुरू में मैंने बताया था, ये नए राज्य हुए अवध, बंगाल और हैदराबाद, जो कि पहले मुगलों के अधीन ही प्रांत थे। इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। वो मुग़ल बादशाह से सिर्फ
फॉर्मेलिटी के लिए औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़ते थे। और दूसरे ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन के जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तथा तीसरा श्रेणी में मराठों, सिखों, जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न सरकार के थे और उन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। खैर, ये कथा कहानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं जो हमारे काम का है। यहाँ पर कुछ संस्थापकों के नाम दिए गए हैं कि इसकी स्थापना किसने की। ठीक है, जैसे कि अवध यानी कि लखनऊ, इसकी स्थापना की सआदत खान ने। बंगाल, इसकी स्थापना की मुर्शिद कुली खान ने। और तीसरा हैदराबाद, इसकी स्थापना की थी, उसका नाम था आसफ जाह। तो ये लोग वो थे जिनका कि मुगल दरबार में स्थान ऊंचा था, लेकिन यहाँ पर भी नहीं माने और वो लोग धीरे धीरे करके अपनी अलग सत्ता स्थापित करते चले गए। अब सबसे बड़ा उसमें से राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फर्रुखशहर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया। बाकी इसी की और कहानियाँ हैं। हैदराबाद के जो सैनिक थे उनका भी वर्णन किया गया। हैदराबाद के निज़ाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन। निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी है, कई हजार घुड़सवार रहते हैं। सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। सांकेतिक वेतन ये क्या होता है? चलिए, तो अपना हीरो चैप्टर जो है का हीरो सेक्शन में घुसे हैं और वो है अवध। अवध मतलब अवध ओझा नहीं, अवध मतलब लखनऊ। ठीक है, अब यहाँ पर एक है, बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बाकी यही सारी कहानियाँ हैं। क्या कुछ चल रहा था जो उस वक्त था कि राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर था। अगर राजा को या शासक को लोन चाहिए तो उसके लिए उसे स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजन पर निर्भर रहना था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को मिलता था। पट्टा पर जो मिलता था ना, ठेका, इस तरह से चल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से कभी सूबेदार नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई एक सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने
तो हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों को बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। ऐसा बनाया हुआ था। इस तरह से 18वीं शताब्दी में बहुत कुछ राजनीतिक तौर पर बदलता चला गया। अब नेक्स्ट है राजपूतों की जागीरी। बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। कौन? एक अंबर और दूसरा जोधपुर के राजघराने। जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा लिए। जहाँ राजा रहते हैं, जहाँ दरबार रहता है, वहाँ पर तो राजनीति होती ही है। बाकी क्या कुछ, कैसे, कौन जीत रहा था, कौन किससे आगे बढ़ रहा था, यही सब इसमें दिया हुआ है। और कैसे कौन फिर स्वतंत्र राजा बना, ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर साइड में एक बहुत अच्छा फैक्ट दिया हुआ है। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजनीतिक राजगद्दी पर आसीन हुए। अब अगला अपना है सिख। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ स्थापित किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही स्मूथली पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। तो आंसर होगा 1699 में, 1700 से ठीक एक पहले। और 1708 में उनकी मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। ये जो बंदा बहादुर बहुत इंटरेस्टिंग है।
बंदा बहादुर ने ही गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उसे मार दिया गया। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है, सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। तो वो जो दल खालसा था उसके लोग जो है अमृतसर में मिलते थे, आपस में बात करते थे खालसा बैसाखी और दिवाली के अवसर पर। अब यहाँ पर बहुत अच्छा है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया और उनके शासन का भाग्य में है राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल दरबारों के खिलाफ और बाद में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में लेकर कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना है इस चैप्टर में, वो है केसरिया यानी कि भगवा मराठा। मराठा एक अन्य शक्तिशाली राज्य क्षेत्र था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है, अत्यंत गतिशील कृषि पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। तो इस तरह से और मराठा में जो पेशवा हुआ करते थे वो एक तरह से प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं देते थे। फिर आगे चल करके हमें मराठा साम्राज्य के विस्तार के बारे में पढ़ना और दो टैक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, एक है चौथ, दूसरा है सरदेशमुखी। चौथ जो था वो मराठा साम्राज्य द्वारा टैक्स के रूप में लेते थे, खासतौर से महाराष्ट्र के एरिया में जो उसका भू राजस्व वो इकट्ठा करते थे उसका 25%। और सरदेशमुखी भी इसी तरह का है, मिलता जुलता, दक्कन में कुछ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, दोनों साउथ इंडिया में ही लगता था और दोनों मराठा ने ही लगाया था। इम्पोर्टेंट ये है कि 25% का तो हिसाब हो गया। ये सरदेशमुखी क्या है तो 9-10%, मतलब कि ये अलग से टैक्स से लगता था। एक तो जीएसटी हो गया चौथ, ऊपर से अलग से सेस वगैरह टैक्स लगता था, वो था सरदेशमुखी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो मराठा के बाद आते हैं जाट।
अब यहाँ पर एंट्री होती है किसकी, जाट की। तो इस तरह से हमारा चैप्टर मोटा मोटी समाप्त हुआ, और इसमें जो कुछ पॉइंट्स निकल कर के आए वो मैंने नोट किया है, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो 1707 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, 1761 में। तो जब पानीपत की तीसरी लड़ाई पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना पानीपत की बाकी और लड़ाइयों के बारे में ही पढ़ लें। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही हुआ था, आप इसको देख लेना। तो प्रथम जो हुआ वो 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा हुआ 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा हुआ 1761 में अब्दाली और मराठा के बीच में। ये था पानीपत का। अब आगे जो बड़े बड़े शहर उस वक्त थे आफ्टर औरंगजेब, उनको स्थापित करने वाले कौन कौन थे, तो अवध का संस्थापक सादत खान, बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान, और हैदराबाद का संस्थापक आसफ जाह। अगला फैक्ट है कि राणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा, तो ये है 1572। और अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अम्बेर का जो शासक था, जिसको राजस्थान कह सकते हैं, उसका नाम था जयसिंह, सवाई जयसिंह। उसने दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके तहत क्या होता था, जिसके तहत उनकी उपज का 20% घटकर 20% कटकर बदले में उन्हें संरक्षण प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर है, बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। ये अलग ही प्राणी था बंदा बहादुर। उसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। अब महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों से फिर एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। स्मार्ट। अब यहाँ पर एक टर्म आया है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, उसका वो है कुनबी। ये क्या होता था भाई, तो मराठा साम्राज्य में कृषक पशुचारक समूह होता था, उनका नाम, तो उनको कुनबी बोलते हैं। अब यहाँ पर है चौथ, मेरी फेवरेट, मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर। इसी तरह का सरदेशमुखी था, जो कि एक्स्ट्रा था। अब कुछ टर्म यहाँ पर उसका मिलान करना है।
तो सूबेदार तो नहीं हो, फौजदार थोड़े से हो, इजारादार, अब यहाँ पर देखिए सूबेदार यानी कि प्रांत का शासक, फौजदार यानी कि मुगल सैन्य कमांडर, इजारादार यानी राजस्व कृषक, मिस्र सिखों योद्धाओं का समूह। अब यहाँ पर चौथ आया तो मराठों द्वारा दक्कन में लगाया गया एक तरह का टैक्स था और उसी के अतिरिक्त एक्स्ट्रा में सरदेशमुखी था। अब यहाँ पर देखते हैं बहुत से, अब ये एक टर्म आया कुनबी। तो कुनबी जो था वो मराठी सेना में था, लेकिन वो उनका जो मूल काम होता था वो खेती बाड़ी था, कृषि कार्य था। तो कृषक थे वो इस लड़ाई में मराठों के साथ हो गए। अब एक टर्म आता उमरा, मुगल दरबार में उच्च अभिजात को उमरा कहते हैं। दल खालसा जत्थों और मुस्लिमों की संयुक्त सेना जो होती थी उसे दल खालसा बोलते थे। तो ये था हमारा चैप्टर 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, चैप्टर नंबर 10, एनसीईआरटी क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक हमारे अतीत 2। थैंक यू।